तो फाइनली ट्विटर बिक चुका है। इलॉन मस्क को $44 बिलियन पे किए हैं इलॉन मस्क ने पर्सनली अपनी वेल्थ से ट्विटर परचेज करने में। एक मेजर डील है। और आप देखोगे ट्विटर के जो भी शेयर्स थे ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज से हट चुके हैं, क्योंकि कहाँ के शेयर आज के समय ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और इलॉन मस्क सब कुछ कंट्रोल करते हैं ट्विटर का। मैं ये कहूँगा आज के समय इलॉन मस्क एक बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। ट्विटर के वाले एक स्पेस एक्स, उसके अलावा टेस्ला, वेरी वेरी पावरफुल मैन इंडीड। और देखिए अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर परचेज करने के बाद ये कहा कि ट्विटर की जो चिड़िया है, जो इसका लोगो है ना, अब मैंने इसको आज़ाद कर दिया है। पहले ये पिंजरे में थी, बहुत सारी रुकावटें थी, गाइडलाइंस थी। अब ये चिड़िया बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। और ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कैसे होगी? पहले तो देखो जो लोग ट्विटर में हाई रैंकिंग पोस्ट में थे, ज़्यादातर अमेरिकन इंडियन ही थे, उनको आते ही इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया। ये जो दो लोग हैं इनकी फोटो आज के समय आपने सोशल मीडिया में बहुत देखी होगी। एक तो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल, दूसरी विजया गाड़े। विजया गाड़े जो हैं ये थी हेड ऑफ लीगल पॉलिसी ट्रस्ट एंड सेफ्टी। कम शब्दों में ये समझ लो, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया था। उसके बाद इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन भी हार गए थे यूएसए में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह निर्णय लेना था विजया को। और इनको भी अब निकाल दिया है नौकरी से। हालांकि मैं ये कहूंगा दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि अगर समय से पहले दोनों को निकाला जाता है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों को मिल जाएंगे। तो अभी एस्टिमेट बताए जा रहे हैं कि पराग अग्रवाल को मोस्ट प्रोबेबली $40 मिलियन से ऊपर, और इनको भी बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मत समझना कि दोनों अब क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, दोनों के पास अब खूब सारा पैसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ट्विटर को किस तरीके से आजाद करेंगे इलॉन मस्क। क्या आजादी का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो बैन लगा रखा था वो बैन हट जाएगा? अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा है कि मैं अब मानता हूं कि ट्विटर सेन हैंड्स में है। सेन का उल्टा होता है इनसेन। इनसेन मतलब कि पागल, सेन मतलब कि जो सेंसेबल है, जो रीजनेबल है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे संकेत दे दिए हैं कि इनके हिसाब से ट्विटर अब अच्छी जगह बन चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर भविष्य में ट्रंप अचानक से ट्विटर में वापस आ जाते हैं, ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले। अगला साल जो है ना यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएसए में होता क्या है, सिंस टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 साल का। तो यूजली क्या है कि जब इलेक्शन का ईयर है ना, उससे 1 साल पहले ही जो प्रतिद्वंदी पार्टी है अपना कैंपेन स्टार्ट कर देती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2023 में ट्रंप अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अमेरिकन इंडियंस को लुभाने के लिए ये ऑलरेडी वादा कर चुके हैं कि एक हिंदू हॉलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे ये वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर ओवर द ईयर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका एक प्रॉपर हिस्टोरिक रिकॉर्ड होगा। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप के लिए ट्विटर बहुत बड़ी पावर थी। ट्रंप ट्विटर पे क्या ट्वीट कर दे, किसको क्या कह दे, रोज रोज न्यूज बनती थी अपने आप में। और अगर ट्रंप ट्विटर पे वापस आ जाते हैं तो ये जो बाइडेन को चैन से रहने नहीं देंगे। आप सोच कर देखिए, जो बाइडेन अपनी जो एक टिपिकल एक ट्वीट है, ऑफिशियल जो बनाई हुई ट्वीट है वो कर रहे हैं, पीछे से ट्रम्प उनकी आलोचना कर रहे हैं। इट विल बी अ साइट टू सी। तो देखना होगा इवेंचुअली कि क्या इलेक्शन से पहले ट्रम्प वापस आते हैं ना। ये तो हमने बात करी अमेरिकन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है राहुल गांधी। इन्होंने भी इलॉन मस्क को एक रिक्वेस्ट करी। इन्होंने ये कहा कि जी इलॉन मस्क, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऑपोजिशन की जो आवाज़ें हैं ये दबाई नहीं जाएंगी जैसे पहले होता था। यहाँ पर आप देख पाओगे राहुल गांधी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब ट्विटर हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्ट करेगा, फैक्ट चेकिंग और बढ़िया तरीके से करेगा, और उसके अलावा जो ऑपोजिशन की आवाज़ें हैं भारत में ये दबाई नहीं जाएंगी गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर। राहुल गांधी जी का कहना यह है कि पिछले साल अगस्त महीने में जो इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी ना, उसके बाद इनके ट्विटर फॉलोअर्स उतनी तेजी से बढ़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे। सारा किस्सा मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। पिछले साल 8 अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करी। उस ट्वीट में एक फैमिली थी और एक 9 साल की बच्ची, उनकी फोटो थी। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि जो 9 साल की बच्ची है, बलात्कार हुआ है इसका, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इन्होंने बेसिकली जो ये इशू है रेस करने की कोशिश करी। मगर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है भारत में,
इसने ट्विटर इंडिया को लिखा और ये कहा कि रेप विक्टिम की फोटो इस तरीके से पब्लिकली दिखानी नहीं होती, ये अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर इंडिया ने गाइडलाइंस के हिसाब से राहुल गांधी का जो अकाउंट है ये टेम्परेरी बेसिस पर लॉक कर दिया। ये काफी बड़ी न्यूज बनी थी पिछले साल। और राहुल गांधी का कहना यह है कि जब से इनका अकाउंट लॉक हुआ था ना, तब से लेकर कई महीनों तक, मतलब फरवरी 2022 तक इन्होंने नोट किया कि इनके नए फॉलोअर्स ऐड नहीं हुए। और जो फॉलोअर्स की रेस है अभी पीएम ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी के बीच में ट्विटर में, उसमें ये काफ़ी पीछे रह गए। अभी के लिए आप अगर देखो तो राहुल गांधी के 21.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, मोदी जी के हैं 83.8 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब ये बात बिल्कुल देखनी होगी कि अकाउंट जो है ट्विटर पे ये लॉक होते हैं, जो ट्वीट्स डिलीट होती हैं। अब इसकी नई गाइडलाइंस क्या बनेंगी, क्या नए रूल्स आएंगे, क्या ट्विटर उनके हिसाब से काम करेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कई कंट्रीज के ग्रुप, कई देश ऑलरेडी कह रहे हैं कि चाहे इलॉन मस्क ये कह दे कि चिड़िया अब आज़ाद हो चुकी है, यूरोप में चिड़िया इनके हिसाब से ही उड़ेगी, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं उनके हिसाब से ही उड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क ये कह दे कि सब कुछ अलाउड है, जो पोस्ट करना है कर दो। कहीं ना कहीं जिस रीजन में आप ट्वीट कर रहे हो, जिस रीजन के बारे में आप ट्वीट कर रहे हो, वहां पर उन लोगों को ट्वीट दिखेगी नहीं दिखेगी, वो वहां पे उनकी जो सरकार है वही तय करने वाली है। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो ना, तो दुनिया भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो काफी खुशियां मना रहे हैं कि फाइनली अब उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये बात सबको पता थी कि ट्विटर में एक लेफ्ट विंग बायस है। ट्विटर में जो भी लोग काम कर रहे थे, जो इनका स्टाफ था, बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग था। तो राइट विंग विचारधारा चाहे किसी भी देश में हो, ये इसको पसंद करते नहीं थे। इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि ट्विटर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग बायस है। इवन आप अगर ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे उनकी बात भी सुनो, तो वो भी कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब आप कह लीजिए राइट विंग सोच वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं ट्विटर में, वो इतना डरा हुआ महसूस करते हैं कंपनी में कि वो अपने खुद के ओपिनियन भी ओपनली बोल नहीं पाते। और उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि मेरे हिसाब से ना ये फेयर है ना ये सही है। फिर हम आते हैं देखिए चाइना पर। चाइना के लोगों के अलग मसले हैं। मैं ये देख के बहुत हंसा था। दुनिया की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, चाइना के आम नागरिक तो आपको ट्विटर पे ना मिलते, मगर चाइना की सरकार क्या करती है कि जो इनके स्पेशल जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ करती है कि आप लोग जा सकते हो ट्विटर पे। हाँ, जो चाइना की सरकार है उसकी तारीफ करनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करनी है, कुछ अनाप शनाप ट्विटर पे मत लिख देना, नहीं तो आपका जो अकाउंट है हम वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जी, ये अकाउंट है हु शीजन का। ये ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना लेबल हटा दो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये आदमी चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ जो मीडिया है ना, उसके लिए काम करता है। तो जो भी ये लिख रहा है, इसकी जो ओपिनियन है, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है, ये माइंड में रख के शेयर करना कि ये चाइना स्टेट अफिलेटेड मीडिया है। ये कह रहे हैं कि यार ये लेबल हटा दो यहाँ से। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई अभी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं चाइना के सरकारी मीडिया से, तो मुझे फ्रीली अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने दो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो ये स्टेट अफिलेटेड मीडिया वाला टैग है ना, ये अभी के लिए आपको मिलेगा चाइना के मीडिया और रशियन मीडिया के लिए। आपने देखा होगा रशियन मीडिया का भी कोई होगा ना, अगर अगर मान लो रशिया टुडे का कोई ट्वीट है तो उसके नीचे भी लिखा होगा स्टेट अफिलेटेड मीडिया। मगर भारत का अगर कोई न्यूज़ आउटलेट आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रसार भारती का यहाँ पे आपके सामने ट्विटर हैंडल है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंडियन स्टेट एफिलेटेड मीडिया। तो ये चाइना के अब यहाँ पे पत्रकार कह रहे हैं कि जैसे बाकी देशों पर ठप्पा नहीं लगाते कि जी ये ध्यान से इनका एफिलेटेड मीडिया है, हमको भी आज़ादी दो, हमको भी न्यूट्रलिटी दो। तो अब देखना होगा कि इनकी बात भी इलॉन मस्क सुनते हैं नहीं सुनते। इलॉन मस्क से आप देखोगे रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं, नया ओनर आया है, हर किसी के अपने दुख दर्द हैं वो शेयर कर रहा है ना। इस सब के बीच में इलॉन मस्क क्या सोचते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में, इन्होंने ट्विटर परचेज क्यों किया है, इन्होंने अपने यहाँ पर ओपिनियन शेयर किए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, मेरी पर्सनल एक मोटिवेशन थी एक्वायर करने में कि ट्विटर को मैं परचेज करूंगा क्योंकि ट्विटर फ्री स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ए सिविलाइजेशन जो हमारा भविष्य होगा ना, उसमें हमको एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर चाहिए, एक ऐसी आप कह लीजिए बैठक चाहिए जहाँ पे हम सब लोग आकर अपने ओपिनियन बिना डरे, बिना रुकावट के शेयर कर सकते हैं एक सभ्य तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है इन ए हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। ये इन्होंने साफ साफ बात लिखी है कि फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं कि धमकियां देनी स्टार्ट कर दो। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि मैंने ट्विटर इसलिए परचेज नहीं किया ताकि और पैसे कमाऊंगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि ट्विटर से ये और पैसे कमाते हैं नहीं कमाते। इनका क्लेम तो ये है कि मैं मानवता से प्यार करता हूँ,
मैं मानवता से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने मानवता की भलाई के लिए ट्विटर परचेज़ किया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत ही महान इंसान है और इवेंचुअली इनकी कोशिश ये होगी कि ट्विटर ना ज़्यादा लेफ्ट विंग ना ज़्यादा राइट विंग हो। ट्विटर एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म बने जहाँ पर हर कोई अपना ओपिनियन प्रॉपरली दुनिया के सामने रख पाए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके हिसाब से जो इलॉन मस्क ने परचेज कर लिया है ट्विटर, आपके हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है फॉर ह्यूमैनिटी? क्या मानवता के लिए आपके हिसाब से जेन्युइनली ये बहुत अच्छा स्टेप है, या फिर अंत में यहाँ पर भी कैपिटलिज्म छा जाएगा और इलॉन मस्क बस यहाँ से पैसे ही कमाते रहेंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।